नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात होगी बिग फार्मा की। साफ होगी, क्लियर कट होगी और आपको मैं बताऊंगा कि दवाइयां किस तरह से मंजूर की जाती हैं और उस खेल में किस तरह से बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। दुनिया के जाने वाले नेता भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। किस तरह से बिग फार्मा सबको अपनी जेब में रखती है और किस तरह से वो मुनाफे के लिए इंसानों की ज़िंदगियां तक ले लेती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कड़वा सच सुनने के लिए तैयार रहिए और ये कड़वा सच हम सबके आसपास का सच है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके धन से ही ये चैनल चलता है, तो आप हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। बारकोड भी आपको स्क्रीन पर बीच बीच में दिखाई देगा, जिसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। आज के दौर में हालात ये हैं कि बूस्टर डोज अब एक सालाना मसला बनने वाला है। हो सकता है कि आपको साल में 2 बार भी बूस्टर डोज लेने पड़ें, क्योंकि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और इन वेरिएंट के बीच में आपके पास सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नए नए डोज लेते रहें, ऐसा हमको समझाया जा रहा है। और उस पूरे माहौल के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूँ और वो खबर ये है कि किस तरह से फार्मा कंपनियाँ अपने मुनाफों के लिए, पैसे की लूट के लिए खेलती हैं और किस तरह से हमको और आपको गुलाम बनाती हैं। ये फार्मा कंपनियां किस तरह से सारी सरकारों को अपनी जेब में रखती हैं, किस तरह से दुनिया की किसी भी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार की हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ़ कुछ कर जाए। ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। कितने ही लोगों की जान इनके कारण चली गई है और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनके ऊपर आप ठसक रखते हैं, उनकी जेब में रखते हैं। दुनिया के सामने एक उदाहरण है FDA, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम में से जरा भी कुछ लोगों को, जिनको भी दवा या इवन OTC ड्रग भी खरीदनी पड़ती है, तो उनको FDA का नाम ज़रूर पता होगा। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं और पूछते हैं कि फ़लाँ चीज़, जो लोग जिमिंग कर रहे होते हैं वो लोग प्रोटीन पूछते हैं, ये प्रोटीन FDA अप्रूव्ड है तो ये अच्छा होगा। यानी एक ऐसी संस्था FDA जो इन सारी की सारी दवाओं को अमेरिका में मंजूरी देती है, उस फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले किस तरह से होते हैं, ये कहानी में मैं आपको बताने वाला हूं। आप कल्पना कर लीजिए कि एक दवा कंपनी सबको ठेंगे पर रखकर एक झटके में अपनी दवा मंजूर करा लेती है। सारी प्रक्रियाएं रखी रह जाती हैं और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। FDA की जो लागत है, FDA में जो खर्चा आता है साल भर का, वो कौन देता है, पहले आपको ये बताता हूँ। FDA का जो 40% खर्चा है FDA के चलाने के लिए, जो सरकार की संस्था होनी चाहिए, अमेरिकी पूंजीवाद की बलिहारी है कि उसको चलाने के लिए 40% खर्चा बिग फार्मा से आता है। फार्मा कंपनियां उस कंपनी को चलाने के लिए, उस संस्था को चलाने के लिए पैसा खर्च करती हैं, उस संस्था को अपने पैसे से चलाती हैं, जो संस्था उन्हीं की दवाइयों को अप्रूव करती है। ये FDA का सच है। एक कहानी है एड्यूहेल्म। ये दवा, इसको एस्केलेटेड अप्रूवल पाथवे, यानी त्वरित तरीके से झटपट मंजूरी दी जानी चाहिए, उस तरीके से मंजूरी दे दी गई। इस दवा को बायोजेन नाम की एक कंपनी है, उसने बनाया। बायोजेन बड़ी कंपनी है और इस दवा का इस्तेमाल अल्जाइमर के लिए होता है। अल्जाइमर के बारे में जिनको नहीं पता हो उनको बता दूं कि ये दिमाग से जुड़ी हुई एक बीमारी है, जो बुढ़ापे से जुड़ी हुई है और बहुत सारे लोगों को बाद में जाकर उनके शरीर से, उनके दिमाग का नियंत्रण ख़त्म हो जाता है। और अल्जाइमर की ये दवा, इसकी मंजूरी FDA ने एक्सेलरेटेड अप्रूवल पाथवे से दी, यानी एक तरीका बना हुआ है जिसमें तेज़ रफ्तार से मंजूरी दे सकते हैं। इस दवा को मंजूरी कैसे मिली, इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। इस दवा का पहले मैं ये बता दूं कि इसकी कीमत कितनी, $56,000। $56,000 एक साल का इलाज का इस दवा का खर्च है। और इस दवा को जब मंजूरी दी गई तो FDA का बाकायदा एक एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें 11 मेंबर होते हैं और ये मेंबर बाकायदा पहले किसी भी दवा पे डिस्कशन करते हैं। उस दवा के डिस्कशन के बाद में उसको मंजूरी देते हैं और 11 में से 10 लोगों ने एडवाइजरी बोर्ड के इस दवा के खिलाफ़ रिकमेंडेशन दी थी। इस दवा के खिलाफ़ बाकायदा
आपत्ति दर्ज कराई थी और ये कहा था कि इस दवा को FDA से पास नहीं होना चाहिए, और इसलिए पास नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके ज़्यादा प्रमाण काम करने के नहीं हैं। और इसके बावजूद FDA ने 11 में से 10 लोग खिलाफ थे, इस दवा को एस्केलेटेड पाथवे से मंजूरी दे दी। ये है FDA का काम करने का तरीका। और मंजूरी देने के बाद 3 सदस्यों ने बाकायदा FDA की इस एडवाइजरी बोर्ड से इस्तीफ़ा दिया, अपनी आपत्ति दर्ज कराई, और अब ये दवा लगातार बाज़ार में बेची जा रही है। और इसके जो यूरी के सदस्य वो चले गए हैं। अब इसके फैसले पर बाकायदा वहाँ पे कहीं कहीं पॉलिटिकल उसमें बातचीत उठ रही है, लेकिन अब पता चला है कि जो FDA में बैठे हुए लोग थे उनके साथ में इस दवा कंपनी के बायोजेन के बड़े अच्छे संबंध थे, उसके अधिकारियों से उनका बहुत लगातार मिलना जुलना था, और FDA ने उसके बाद इसकी मंजूरी दे दी। अब आपको मैं दवा कंपनियों के पूरे रैकेट के बारे में बताता हूँ कि क्यों दवा कंपनियाँ FDA के अप्रूवल को भी, यानी जो रेगुलेटरी बॉडी हैं उनको भी अपनी जेब में रखती हैं। उसकी एक वजह है, उनके खिलाफ कभी कोई कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि फार्मा कंपनियों के सब जगह पैसे लगे हुए हैं। FDA के बजट का 45% इन्हीं कंपनियों से आता है, मैंने आपको 40 बताया था। अमेरिका की संसद इस सिस्टम को जारी रखे हुए है क्योंकि संसद के अंदर जो लोग सदस्य बैठते हैं अमेरिका के, जो सेनेट के मेंबर्स हैं, उनके चुनाव में ये फार्मा कंपनियां बड़ी फंडिंग करती हैं। कितनी फंडिंग करती हैं? 2020 के चुनाव में 356 सांसदों को बिग फार्मा कंपनियों ने अमेरिका में मोटा चंदा दिया था। 1,10,00,000 डॉलर का चंदा इन सांसदों को अमेरिका में दिया गया था। इसके अलावा ये कंपनियां बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्म रखती हैं, और लॉबिंग फर्म के साथ साथ इनके पास में वकील होते हैं, मोटे वकील होते हैं, और पूरी एक फ़ौज रहती है वकीलों की जो पूरे समय दुनिया भर में यही काम करती हैं। 23 साल में 500 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रुपए, 500 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रुपए इन कंपनियों ने 23 साल में सिर्फ लॉबिंग पर खर्च किए हैं, वकीलों पर खर्च किए हैं। और रैकेटियर जो होते हैं, जो लाइजनिंग करने वाले, भारत में लॉबिंग मंजूर वो नहीं है, उसको मान्यता नहीं मिली हुई है, इसलिए गैरकानूनी तरीके से की जाती है। यहाँ उसको दलाली कहते हैं, वहाँ उसको कानूनन किया जाता है, इसलिए वो लॉबिंग है। और वहाँ पे इतने पैसे 1,10,00,000 डॉलर चंदे में दिए गए थे, और 500 करोड़ डॉलर से ज़्यादा पैसा लॉबिंग पे खर्च हो चुका है। यानी जो लॉबिंग होती है, जो कंपनियां होती हैं, वो जाती हैं अपनी नीतियां, अपने दवा को पास कराती हैं, और उसको पास कराने के लिए वो पैसे देती हैं, और उस लॉबिंग पे ये पैसा खर्च हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी हैसियत इस धरती पे क्या है। लगातार लॉबिंग का सिलसिला चलता रहता है, इसमें कई नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं है। बिग फार्मा जो चाहें वो रेट लागू कर सकती हैं। अगर आप सोचें कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, प्रदर्शन कर दूं, कुछ नहीं होता। उनको जो मर्जी आए वो रेट लागू कर सकती हैं, और कोई सांसद अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठा लेता है, 2-4 लोग, 6 लोग मान लीजिए निकल आए जो चंदा नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसी हैं, नाम नहीं लूँगा वरना लोग कहेंगे आप ये पंथी हो, वो पंथी हो, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टियाँ भारत में ऐसी हैं जो कॉरपोरेट से चंदा उसूलन नहीं लेती हैं, चुनाव जीतें या हार जाएँ। तो ऐसे अगर 2-4 पार्टियां, 6 पार्टियां निकल भी आती हैं तो उनके खिलाफ वकीलों की इन कंपनियों के पास बड़ी फ़ौज है। ये जवाबी हमला करती हैं और किसी भी तरीके से उनको काबू करने में कामयाब हो जाती हैं। ये वहाँ का रिकॉर्ड है, और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं सही मायने में कार्टेल। ये ड्रग कार्टेल है, और ये बड़ा कार्टेल है जिसमें दवा कंपनियां किस तरह से एक दवा को मंजूर कराती हैं, उस दवा को लागू करवाती हैं। इन दवा कंपनियों के पूरी दुनिया में एजेंट होते हैं, पूरी दुनिया में इनके पास अधिकारी होते हैं, पूरी दुनिया में इनके दफ्तर होते हैं, और वहाँ पे अलग अलग जगहों के डॉक्टरों को जाके, अलग अलग लोगों को जाके, सरकारों को जाके ये लोग तरह तरह से अपने काबू में लेने का काम करते रहते हैं। और मैं आपको अब बताता हूँ इसका एक और केस कि ये काबू में लेने का काम किस तरह हुआ। इसका एक उदाहरण आपके सामने लेके आता हूँ। उदाहरण एक ऐसे आदमी का है जिसको अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। इस आदमी का नाम है मार्टिन चक्रेली। मार्टिन चक्रेली, इसने एक डेराप्रिम नाम की दवा बनाई जो मलेरिया और HIV का इलाज करने का दावा करती है। $13 की ये गोली थी।
इस आदमी ने, माफ़ कीजिएगा, दवा बनाई नहीं, दवा का तो ये दा भी नहीं जानता था। इसने सिर्फ उसके पेटेंट खरीद लिए, उस दवा के राइट्स खरीद लिए। WTO बना हुआ है जो इस तरह के राइट्स खरीदने वालों को ही संरक्षण देता है। भारत की सरकार, दक्षिण अफ्रीका की सरकार, 100 देशों की सरकार कह चुकी है कि टीकों का जो अधिकार है, जो राइट है, पेटेंट है, उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि दुनिया के हर आदमी को टीका मिल सके, कोई भी कंपनी उसको बना सके और उसका दाम बहुत कम हो जाए। और आज जो स्थिति हो रही है उसमें वाकई टीकों को अगर ज़रूरत है तो टीकों को लेकर इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और भारत सरकार की ये मांग बहुत जायज़ है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी समर्थन करने के बावजूद WTO इस लूट को बंद करने को तैयार नहीं है, ये भी कड़वा सच है। चक्रेली पर आते हैं तो उसने जो डेराप्रिम दवा बनाई उसको मलेरिया और HIV का इलाज करती थी। इसका लाइसेंस खरीदा इसने इस दवा का और इसका दाम 5000% बढ़ा दिया। $13.16 की ये गोली मिलती थी। $13.16 की ये गोली मिलती थी और ये दवा $750 में बेची जाने लगी। यानी $13 वाली $750 में मरीज़, डॉक्टर, सांसद सब ने विरोध कराया, लेकिन चक्राली के खिलाफ कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा जब पूरा अमेरिका इस पूंजीवाद की लूट के खिलाफ इकट्ठा हो गया। देखिए, पूंजीवाद का जिक्र इसलिए करता हूँ कि पूंजीवादी वो विचारधारा है जो बार बार कहती है कि व्यापार में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, व्यापार को मुक्त होना चाहिए और सारी नीतियाँ व्यापार के अनुकूल बनाती है। यही वजह है कि टीकों का पेटेंट जो है वो इतना ज़्यादा अहम हो गया है कि इंसानियत से ज़्यादा बड़ा हो गया है और पेटेंट ख़त्म नहीं किया जा रहा है ताकि यानी लोगों को सस्ती दवा ना मिल जाए, पूंजीपतियों का मुनाफा ख़त्म ना हो जाए। इसलिए पेटेंट इस दवाओं का ख़त्म नहीं कर पा रहा है कोई। 100 देशों की सरकारें लगी हुई हैं, उसके बावजूद ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ये उसी पूंजीवादी नीति के कारण है जो कहती है व्यापार ही सब कुछ है। मरीज़, डॉक्टर, सांसद सबका विरोध हुआ। उसके बाद चक्रेली साहब को सज़ा हुई और चक्रेली साहब को जो सज़ा हुई है वो दाम बढ़ाने पर नहीं हुई है, उनका कुछ इन्वेस्टमेंट का कोई एक सिस्टम था, उसमें इनको 7 साल के लिए जेल भेजा गया। चक्रेली ने $4 करोड़ का भुगतान करके जो प्राइस वाला मामला था, दवा का दाम बढ़ाने वाला मामला था, उसमें सेटलमेंट कर लिया। ये अमेरिका का मामला था, बड़ी संख्या में लोग भड़के हुए थे, डॉक्टर खिलाफ हो गए थे, बहुत सारे सांसद सड़क पे आ गए थे, इसलिए ये कार्रवाई हो गई। भारत जैसा मामला हो तो विरोध का कोई मतलब ही नहीं होता। छोटी सी मांग को लेकर 1 साल किसान पड़े रहते हैं, सैकड़ों किसान मर जाते हैं, 700 किसान मर जाते हैं। तो भारत में तो अगर सरकार दलाली पर आ जाए मान लीजिए तो कुछ भी हो सकता है। $4 करोड़ का भुगतान करके वो प्राइस वाला मामला उसने सेटल कर लिया। और इस आदमी ने ना तो कभी दवा बनाई थी, ये इसका अपना कहना है, ना ये दवा को जानता था। इसमें एक दवा के राइट्स खरीदे और उस दवा का दाम बढ़ा दिया, उस दवा से मोटी कमाई की। ये पूंजीवाद का कमाल है, जहाँ बीमारी, तकलीफ़ और सारी चीज़ें। अब आप कहेंगे मैंने आपको एक बात कही थी कि लोगों की ज़िंदगी, लोग मर जाते हैं और पूंजीवाद मुनाफा कमाता रहता है, तो इसका उदाहरण कहाँ है? इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये बिग फार्मा कंपनियाँ किस तरह से लूटती हैं और अमेरिका में इसके ज़रिए बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। क्या है मामला, किस तरह से लोग मारे गए, ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है और इस वीडियो में अगर मैं और जानकारी हासिल लगाता हूँ तो शायद आपको आधे घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको दूसरे पार्ट में कर दूँ और आपको कल बताऊँगा कि किस तरह से अमेरिका में सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग मारे गए एक कंपनी की मुनाफाखोरी में। कैसे एक दवा जो जानलेवा थी, उस दवा को सेफ बताकर सारे डॉक्टरों से लिखवाया गया। बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में इस दवा को सेफ बताया गया, जबकि ये दवा एडिक्शन पैदा करती थी और जब इसने एडिक्शन पैदा कर दिया तो इससे मुनाफे कमाए गए और मुनाफे कमाने के बाद इस दवा को बनाने और मुनाफे कमाने वाला आदमी जिसने पूरा झूठ फैलाया वो सिर्फ जुर्माना देकर छूट गया, उसको सज़ा नहीं हुई, बल्कि सरकार ने उसको इम्यूनिटी दे दी, उसको संरक्षण दे दिया ताकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। कल की कहानी में मैं यही लेकर आऊँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि जुड़ें और चैनल से जोड़ें। जोड़ने का तरीका है वीडियो का लिंक भेजिए और उनसे सब्सक्राइब करने को कहिए। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।